लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चिल्ड्रन, व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? अरे लॉ तो आपको पता है ना, ट्रैफिक लॉ, रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। हमें अपनी जिंदगी में भी कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ लॉज फॉलो करना पड़ता है। तो केमिकल कॉम्बिनेशंस, जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड और द मॉलिक्यूल्स, then they also obey some law. It was given by different scientists in late 17th centuries. तो ये laws दिए गए थे, and कि this law is only for the chemical reactions and the formation of molecules. This law doesn't go for your nuclear reaction. न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ये लॉज नहीं। बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जहाँ न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, ठीक है, रिएक्शन में, बट केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये लॉज किसके लिए हैं? जहां पे एटम्स कंबाइन करते हैं, यहाँ पे एटम्स के न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में या केमिकल बॉन्डिंग करने में। तो वो हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंतर्गत इनको पढ़ते हैं। और एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, आपने सुना भी होगा न्यूक्लियर रिएक्शन, वहां एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में। तो हम जो पढ़ रहे हैं लॉज, दिस लॉज इज फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब जहां पर एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस कॉम्बिनेशन में उनके इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। एम आई क्लियर टू दिस पॉइंट? यस मैम। यस मैम। Okay. यस मैम। तो यस मैम। तो ये लॉज क्या है? नंबर 1, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ओके, सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दो आपने पढ़ रखा है। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, दैट इज गैल्यूसिक लॉ, गैल्यूसिक लॉ। और एक और हम आपको बताएंगे इसके बाद। तो चलिए पहले ये मेन 5 लॉज जो है केमिकल कॉम्बिनेशन के, एवोगाड्रोस लॉ है छठा, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अलग से पढ़ेंगे। तो ये लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन के ये 5 लॉज हैं, वन बाय वन वी विल सी। नंबर 1 इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, या इसको लॉ ऑफ इंडस्ट्रिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। इट इज गिवन बाय लेवोसियर, ठीक है, एंड लेटर ऑन इट वाज टेस्टेड बाय लेंडॉल्ट। तो इसका लॉ क्या कहता है? According to this law, the mass can neither be created nor be destroyed in a balanced chemical reaction or physical reaction. कोई भी chemical reaction हो रहा है तो उसमें जो reactant side में total mass है और जो product side में total mass है, it remains the same. मतलब अगर आपने जो भी amount mass ग्राम में लिया है reactants का, अगर वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑल द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, तो जो मास रिएक्टेंट साइड में होगा सेम इज द मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। टोटल मास जो है समेशन का, मतलब रिएक्टेंट के मास का समेशन एंड प्रोडक्ट के मास का समेशन सेम होगा इफ ऑल द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आपने सुना होगा। मगर मान लो कि आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया और सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हुए, कुछ अनरिएक्टेड रह गया, तो भी हम कह सकते हैं कि इट ओबेज द लॉ। कैसे? क्योंकि जो रिएक्टेंट आपने लिया है, मान लो आपने 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया और 10 ग्राम में से सिर्फ 8 ही ग्राम प्रोडक्ट बना, 2 अनरिएक्टेड रह गए, तो जो प्रोडक्ट बना और जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट रह गए दैट विल बी टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, और ये जो है आपने जो इनिशियली रिएक्टेंट लिया था दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। बट वन फॉर्म इज चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या होता है? फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे आपने H2 लिया, आपने O2 लिया एंड द प्रोडक्ट चेंजेस इनटू H2O, तो प्रोडक्ट तो चेंज हो गया, द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट इज चेंज, बट मास नहीं चेंज हुआ, मास रिमेन्स कंजर्व। If the reactants are completely converted into product, then the sum of masses of reactant is equal to the sum of masses of product. Any doubt to understand any of the line? नो मैम। Clear नो है? मैम। Now example is there. Total mass of reactants is equal to total mass of product. Yeah, summation of masses of reactant is equal to the summation of masses of product. अगर मान लो जो मैंने अभी बताया, if reactants are not completely consumed, तब कैसे हम कहते हैं?
total mass of the reactant is equal to total mass of the product plus the mass of unreactant reactants. ये इक्वल होगा, मास फिर भी कंजर्व्ड होगा. जो आपने लिया था स्टार्टिंग में और जो प्रोडक्ट बनने के बाद बचा या अनरिएक्टेड बचा, ये मास कहीं भी जाएगा नहीं. टोटल मास विल रिमेन सेम. वन एग्जांपल, आप फेमिलियर है इस एग्जांपल से. सपोज यू आर टेकिंग H2 and you are taking Cl2, hydrogen and chlorine, and you want, so if H2 plus Cl2 मतलब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन करते हैं to give HCl दे रहे हैं. ठीक है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब भी तभी ओबे होगा जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, इसलिए तो बैलेंसिंग की जाती है. अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल नॉट होल्ड गुड. ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लिया. बैलेंस करना आपको सबको आता है, तो ये बैलेंस कर लिया. अब बैलेंस करने के बाद आप देखिए रिएक्टेंट साइड में मास क्या है. H2 का मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो H2 का मास होगा 2 ग्राम्स. क्लोरीन का कितना होता है, एक क्लोरीन का होता है 35.5. आप जानते हो ना, यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. तो दो क्लोरीन का मास क्या होगा, 71. तो 2 + 71 कितना हो गया, 73 ग्राम्स. मतलब रिएक्टेंट साइड में जो आपने मास लिया वो 73 ग्राम्स है, क्योंकि आपने लिया 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल क्लोरीन. अब प्रोडक्ट आपका क्या बना, 2 मोल्स HCl बना. यानी कि 2 × हाइड्रोजन कितना है इसमें, 1 ग्राम, और क्लोरीन कितना है इसमें, 35.5 ग्राम. तो ये 1 + 35.5 हो गया 36.5. और चूंकि ये 2 मोल बना रहा है तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, अगेन इट विल कम आउट टू बी 73. रिएक्टेंट में आपने 73 ग्राम्स लिया था एंड प्रोडक्ट इज आल्सो 73 ग्राम्स. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगला लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी. दिस लॉ वाज गिवन बाय प्राउस्ट. ठीक है, ये सब बातें हम कर रहे हैं लेट 17th सेंचुरीज में. What is this law? तो पहले मैं रीड करती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी. According to this law, compound can be obtained from different sources, but the ratio of each component by weight remains same. That is, it does not depend on the method of its preparation or the source from which it has been obtained. आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई कंपाउंड आप लेते हो तो हमने क्या पढ़ा है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 or more एटम्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. याद है सबको, पढ़ा है ना? यस मैम. Yes, ma'am. तो कोई भी कंपाउंड आप लेते हैं, सपोज यू आर टेकिंग H2O. अगर आप कोई कंपाउंड लेते हैं, सपोज H2, ठीक है, तो ये H2O किसका बना हुआ है, 2 एलिमेंट से बना हुआ है. वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑक्सीजन. और ये किस तरह से कंबाइन हुआ है, ये कंबाइन हुआ है हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन करके बनता है H2O. तो हाइड्रोजन का 2 एटम का मास 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन के यहाँ पे मैं एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ, तो ये 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम. तो ये किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, 2:1 के रेशियो में. बाय मास की बात करें, बाय वॉल्यूम की बात करें, अगर हम मास की बात करें तो ये 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16. तो ये 2:16 के रेशियो में कंबाइन करें, यानी कि 1:8 के रेशियो में कंबाइन करते हैं. यस और नो, 1:8 होगा ना? तो 1:8 के रेशियो में ये कंबाइन करते हैं. ठीक है, अब आप देखिए कि ये वाटर आप अलग अलग सोर्स से ला सकते हो. आप समुद्र का पानी ला सकते हो, नदी का पानी ला सकते हो, अपने घर में अपने टैप वाटर से ला सकते हो, आरओ का पानी ला सकते हो, या फिर आप चाहते हो तो आप एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर दो, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ये वाटर वहां से आप ला सकते हो. और भी बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं. जैसे आप अगर मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से ट्रीट करो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl. कोई बच्चा बता सकता है मुझे? CaCl + CO2 + H2O.
प्लस H2O, तो ये उस रिएक्शन से भी H2O आया, मतलब समझ रहे हो, आप कहीं से भी H2O को बना के लाओ, कहीं से भी, किसी सोर्स से लाओ, किसी रिएक्शन से लाओ, कहीं से भी आप लेके आओ, अगर ये H2O है, अगर आप इसे कहते हैं कि ये वाटर है, तो हमेशा ये सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स का बनेगा, चाहे वो किसी सोर्स का हो, और हमेशा उनमें उनके रेशियो ऑफ मासेस भी हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, तभी आप इसको कहेंगे वाटर। अगर ये रेशियो चेंज हो जाएगा तो ये वाटर नहीं कहलाएगा। तो दिस इज योर डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब हमेशा डेफिनेट रेशियो में उनके एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बट द रेशियो ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, जिस कॉम्पोनेंट से वो बना है, सपोज इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, तो रेशियो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो बाय वेट रिमेन्स द सेम। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। यहाँ पर वही एग्जाम्पल है, द सेम एग्जाम्पल, H2 and O2 combines to give H2O। अब H2O आप कहीं से भी लेके आओ, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के H2O बना लो, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से H2O लेके आओ, या सी वाटर लाओ, टैप वाटर लाओ, रिवर वाटर लाओ, कुछ भी आप लेके आओ। अगर आप पानी ला रहे हो तो पानी में हमेशा जो एलिमेंट्स है वो भी सेम रहेंगे और उनके मासेस के रेशियो भी हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। क्लियर? यस मैम। ओके, ये दो लॉ तो चूंकि आपका पढ़ा हुआ था इसलिए आपको बहुत नया नहीं लगा होगा, बट दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हाट इज दिस लॉ? दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। आपको सब पता है डाल्टन के बारे में, आपने पढ़ा है। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, एंड व्हाट इज दिस लॉ? ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, if two elements combine to form more than one compound, अगर दो एलिमेंट आपस में मिलके दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिलके क्या क्या कंपाउंड बना सकता है, किसी को याद है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस लॉ इज फॉर टू एलिमेंट्स। कोई दो एलिमेंट आप लो और उनको कंबाइन करके दो से अधिक कंपाउंड बनाओ, दो से अधिक, मतलब कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 भी बना सकता है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। एक और एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है। अगर मैं कहूं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, N2O, that is dinitrogen oxide, NO, nitric oxide, NO2, nitrogen dioxide, N2O3, dinitrogen trioxide, N2O5, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। देखो ये कंपाउंड सब दो ही एलिमेंट का बना है, दोनों में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही है, बट ये एक से अधिक कंपाउंड दे रहे हैं। इस तरह से कंबाइन करें कि एक से अधिक कंपाउंड दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? If two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element, which combine with a fixed mass of other element, bear a simple ratio to one another. अगर इनमें से किसी एक एलिमेंट का मास आप फिक्स कर दो, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको मैं बाद में बताऊंगी, मैं एक एग्जांपल के साथ पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए, तो चलो, एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट मैंने लिया, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाया H2O, और इसी को कंबाइन करके एक और कंपाउंड बनाया, दैट इज H2O2। नाउ वी आर हैविंग टू डिफरेंट कंपाउंड्स। नाउ लेट अस सी द रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो इसमें हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। क्लियर है? एनी डाउट? नो? यस और नो? कोई डाउट है? नो मैम। तो आप देखिए, अब अगर मैं इसमें कहूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:16 के रेशियो से कंबाइन कर रहे हैं, अब इसका दूसरा भी कंपाउंड ये बनाता है, हाइड्रोजन H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन? 2 ग्राम। एंड व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन हियर?
एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम 32 ग्राम 32। अभी हमने क्या पढ़ा था? लॉ। हमने लॉ पढ़ा था कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दे आर कंबाइनिंग टू गिव यू मोर देन टू कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ दो कंपाउंड हमने लिया। इफ द मास ऑफ वन कंपाउंड इज फिक्स्ड, इफ द मास ऑफ वन कंपाउंड इज फिक्स्ड, देखो इसमें भी हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है और इसमें भी हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, यानी कि हाइड्रोजन का मास यहाँ फिक्स्ड हो गया। यस और नो? यस मैम तो then the masses of the other bears a simple whole number ratio. ठीक है, bears a simple whole number ratio. They will be in multiple. तो ये देखते हैं कि इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 32 है, तो ये सिंपल मल्टीपल में है ना, 16 2 जा 32। ये दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2। ये बात समझ में आई? यस मैम यस वो एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनाते हैं और अगर उनमें से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो दूसरा एलिमेंट जिनके डिफरेंट मासेस हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही होंगे। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार मैं वापस आती हूँ, फिर से मैं लॉ का स्टेटमेंट देने के लिए। जस्ट यू सी, according to the law of multiple proportion, if two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element, different masses H2O में किसका था? ऑक्सीजन का, ठीक है ना? different masses of one element which combine with the fixed mass of the other, fixed mass किसका था? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, bear a simple ratio of one another, तो वो सिंपल रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब जो मैंने आपको दिया था N2O दिया था ना, वो वाला जरा सा आप खुद से करके देखो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दो एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन लिया, और कार्बन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट है, दोनों कंबाइन करता है, वन इन द फॉर्म ऑफ CO2 एक कंपाउंड मिलता है और दूसरा CO दूसरा कंपाउंड मिलता है। इस कंपाउंड में व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन? 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन 32 ग्राम। इस कंपाउंड में कार्बन का मास है 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। तो कार्बन का मास यहाँ फिक्स्ड हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कार्बन का फिक्स करें, आप किसी का भी फिक्स कर सकते हो, ऑक्सीजन का भी चाहो तो फिक्स कर सकते हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर एक का मास फिक्स कर दिया जाए, यानी कि कार्बन का मास अगर हम यहाँ फिक्स कर लेते हैं, यार दोनों का मास फिक्स्ड है 12 ग्राम, तो दूसरा एलिमेंट का जो मासेस होगा इन कंपाउंड्स में, दे विल बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ 32 है या 16 है, 2:1 का रेशियो हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस मैम यस मैम। और भी एग्जांपल चाहिए कि दिस इज सफिशिएंट? मैम सफिशिएंट है? मैम मैम यहाँ ऑक्सीजन का मास हम लोग कैसे एक कर सकते हैं? देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक मॉलिक्यूल हम ले तो एक्चुअली हम 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन है और 2 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम। ग्राम मैंने नहीं लिखा क्योंकि रेशियो में तो कट जाएगा। और 1 मोल ऑक्सीजन, एक अगर ऑक्सीजन एटम की बात करें तो 16 ग्राम होता है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? पढ़ा है ना, 16 ग्राम। तो 2 ऑक्सीजन है, 16 ग्राम। तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 32 ग्राम। यस और नो? यस मैम यस मैम। यस मैम। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं द फोर्थ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय रिच्टर इन 1792। इसका एक और नाम भी है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, मगर ज्यादा इसी नाम से ये पॉपुलर है। ये लॉ थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा समझने के लिए, बट नॉट वेरी टिपिकल। मैं कोशिश करती हूँ कि आप आराम से इसको समझ लें। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। पहले स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट देखने के बाद पहली बार में तो कुछ समझ में आएगा नहीं, बट जब मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं।
when two different elements combine separately, when two different elements combine separately with a fixed mass of third element. पहले यहीं तक समझते हैं. When two different elements combine separately with a fixed mass of third element, मतलब ये लॉ में कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? 3 एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? 3 एलिमेंट. तो लेते हैं कार्बन, एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन सल्फर, ये 2 एलिमेंट है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. अगर ये दोनों एलिमेंट सेपरेटली, मतलब ये अलग से और ये एलिमेंट अलग से, ऑक्सीजन यानी कि थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करें. थर्ड एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन. तो कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एंड सल्फर कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड. ट्राइऑक्साइड भी आप चाहो तो ले सकते हो, चलो हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिया सल्फर डाइऑक्साइड. तो व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली with a fixed mass of third element, fixed mass of third element. तो थर्ड एलिमेंट हमने यहाँ ऑक्सीजन लिया एग्जाम्पल में. तो कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ठीक है, अब आप देखिए इसमें कार्बन का मास कितना है? कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम. 12. एंड ऑक्सीजन 16. तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम हो जाएगा. ग्राम कैंसिल Yes, करके रेशियो निकाल रहे, रेशियो का तो कोई यूनिट होता नहीं. तो 12:32 हो गया, हमने ले लिया 12:, अभी हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं 12:32. अब सल्फर लेते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लेना है तो सल्फर ले रहे हैं. सल्फर भी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है सेपरेटली. तो ये क्या दे रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड. अब सल्फर डाइऑक्साइड में चलिए सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं. सल्फर का एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम और ऑक्सीजन 16. तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम. क्लियर? तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 32:32 के रेशियो में सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं. कार्बन एंड ऑक्सीजन 12:32 एंड सल्फर एंड ऑक्सीजन 32:32. यहां तक किसी को दिक्कत है समझने में? No, ma'am. No. विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. तो यहाँ फिक्स्ड मास दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ भी 32 और ऑक्सीजन यहाँ भी 32, यानी कि थर्ड एलिमेंट का मास दोनों ही कंपाउंड में फिक्स्ड है. ये भी दिख रहा है आपको? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ये फिक्स नहीं होता तो फिक्स करना पड़ता, मतलब हम फिक्स्ड मास ही लेंगे थर्ड एलिमेंट का. अब अगला ये 2 लाइन, ये लाइन तो क्लियर हो गया, पहला वाला मैम. यहाँ तक कॉमा तक क्लियर है? हाँ मैम, अगर हम SO3 लेते तब तो नहीं ना आता. तब नहीं आता. तो फिर हम उसको फिक्स करते कि अगर 32 ग्राम में 12 कार्बन है तो 1 ग्राम में कितना होगा, और यहाँ पर कितना हो जाता? 32 16 16 16 48 हो जाता ना. यहाँ कितना हो जाता था? Yes, मैम. तो 48 ग्राम में 32 सल्फर है तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो एक को फिक्स करना पड़ेगा बेटा. अगर ये इस फॉर्मूला में तो ये ऑलरेडी फिक्स दिख रहा है, फिक्स्ड नहीं होगा तो आपको लेना पड़ेगा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 12 ग्राम कार्बन, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ 12/32. उसी तरह से यहाँ लेना पड़ेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में कि 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 32 ग्राम सल्फर, देन 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ, तो वो आप 32/48 आपको लेना पड़ेगा रेशियो. समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम. क्लियर है? तो अब Yes, हम ma'am. आपको ये लाइन तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया. अब आगे, द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो आर आइदर सेम और simple multiple of the ratio of their masses in which they themselves combine with each other. अब ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है. इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड देते हैं, मतलब एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 एंड दिस इज अ थर्ड एलिमेंट. अब एलिमेंट 1 एंड 2 भी तो आपस में कंबाइन कर सकते हैं. तो व्हेन दे आर कंबाइनिंग टू गिव अ कंपाउंड, तो एक कंपाउंड चलिए CS2 बनता है, पढ़ा है ना CS2, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो CS2 बना.
अब CS2 में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मासेस। CS2 कार्बन का मास 12 ग्राम और सल्फर का मास 32 होता है, तो 2 सल्फर है तो 64 ग्राम्स। तो कार्बन एंड सल्फर के मासेस क्या है, 12:64, दैट इज 3:60। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द लॉ स्पीड्स। कार्बन एंड सल्फर कंबाइनिंग सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, तो उनका रेशियो क्या था, 12:32। ठीक है, कार्बन और सल्फर का जो जब ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे थे तो ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड है, तो कार्बन और सल्फर का मास का रेशियो क्या है, 12:32। समझ में आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है एंड गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32, यहाँ भी ऑक्सीजन का मास 32, तो मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन इज फिक्स्ड। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द टू एलिमेंट्स कार्बन एंड सल्फर व्हेन दे आर कंबाइनिंग सेपरेटली? जब ये सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करते हैं और थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड होता है, तो उनका आपस में क्या रेशियो होता है? तो आपस में एक एग्जांपल में रेशियो देखा, 12:32 होता है। 12:32 दिखाई दे रहा है? इसको सिंपलेस्ट कर दो तो 3:8 आएगा। यस मैम। आएगा। यस मैम। यस मैम। अब when the masses in which they do so are either same or simple multiple ratio of the masses in which they themselves combine, तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो इनके रेशियो, मासेस के रेशियो क्या है, देखो यहाँ पे कार्बन एंड सल्फर CS2 के रेशियो, कार्बन 12 ग्राम एंड S2 का 64 ग्राम। क्लियर है? तो ये रेशियो क्या हो गया, 12:64, दैट इज 3:16। ये बात समझ में आई? जब ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं तो 12:32 है, और जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो 12:64 है। एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। क्लियर है? तो आप देखिए ये जो लॉ क्या कहता है कि जब ये सेपरेटली कंबाइन करते हैं और उस समय जो इनका रेशियो है, और जब ये आपस में कंबाइन करते हैं और उस समय जो इनका रेशियो है, ये रेशियो या तो सेम होगा या सिंपल होल नंबर में होगा, या तो सेम होगा या तो सिंपल होल नंबर में होगा। तो आप देखिए सेम तो नहीं है, ये 12:64 है और यहाँ पर 12:32 है। तो आप देखिए 12:32 को अगर हम सिंपलेस्ट ले ले या सिंपल 12:32 भी आप यहाँ लिख सकते हो, तो हमने यहाँ 3:8 करके लिखा, 3:8 डिवाइडेड बाय 12:64 कर सकते हो और 3:16 कर सकते हो, तो 3 डिवाइडेड बाय 16। तो आप इसको 3 और 3 को कैंसिल करो, 8/16 दैट इज 1:2। तो ये रेशियो क्या हो गया इनका, ये रेशियो हो गया तुम्हारा 1/8 और ये रेशियो हो गया 3/8 और ये रेशियो हो गया 3/16। तो अगर आप सिंपलेस्ट लोगे तो ये दोनों का लोगे तो ये 1/1 आएगा और ये 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं? 1/1 is to 1/2, तो 1/1 is to 1/2 क्या हो गया, सिंपल मल्टीपल हो गया, सिंपल होल नंबर हो गया ना, 2:1 का रेशियो। मैम रेशियो तो 2:1 बता रहा है। चलो दूसरा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल के साथ, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। सल्फर एंड ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एंड दे आर सेपरेटली कंबाइनिंग विद अ थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट हमने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया। सल्फर कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू गिव यू H2S, ठीक है, और H2S में इनका मास का रेशियो क्या है, 2:32। एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। Oxygen combines with the third element to give H2O. H2O में H and ऑक्सीजन के रेशियो क्या है, 2:16। एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ये H2S बना रहा है, ये H2O बना रहा है। यहाँ हाइड्रोजन का मास 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन का मास 2 है,
द थर्ड एलिमेंट के मास दोनों में फिक्स्ड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट के रेशियो क्या है व्हेन दे आर सेपरेटली कंबाइनिंग? 32:16. क्लियर? Yes, ma'am. Sulfur, Ma'am. oxygen, when they are combining separately, then what is the ratio? 32:16. That is 2:1. किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब इसका अगला पार्ट एक बार फिर से मैम. फिर से ओके ओके, नो डाउट. ये लॉ 3 एलिमेंट्स का है, ठीक है? 3 एलिमेंट की कहानी है इस लॉ में. ये 3 एलिमेंट किस तरह से, ये कहता है कि कोई 2 एलिमेंट आप ले लीजिए इस तरह से कि वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए. तो तीसरा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है. इस एग्जांपल में तीसरा एलिमेंट हाइड्रोजन. सल्फर हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन करता है, H2S देता है. और ये सेकेंड एलिमेंट जो ऑक्सीजन हमने लिया, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स है. सल्फर एंड ऑक्सीजन को ही हम एक्सपेरिमेंटल मानते हैं. तो जब ये किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करते हैं सेपरेटली, सल्फर को हमने लिया, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, H2S मिला एक एक्सपेरिमेंट में. दूसरे में ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, H2O बनाया सेपरेटली. ये सेपरेटली कंबाइन कर रहा है, ये सेपरेटली कंबाइन कर रहा है. जब ये किसी थर्ड एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन करते हैं और थर्ड एलिमेंट का मास इन दोनों कंपाउंड में हम फिक्स कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि तब आपस में इन दोनों का रेशियो क्या है. बात समझ में आई? मेरा स्टेटमेंट समझ में आया? लैंग्वेज समझ में आई? Yes, ma'am. तो यहाँ हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, सल्फर 32, और हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16. हाइड्रोजन का मास तो थर्ड एलिमेंट का मास तो दोनों में सेम है, फिक्स्ड है ना. तो फिर सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 32:60. यस और नो? 32:60. क्लियर Yes, है? ma'am. तो ये 2:1 Yes. तो ये 2:1 हो गया. अब अगले पार्ट कहानी. मैम, हाँ, मैम थर्ड एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स ही होगा. यही तो लॉ है, उसको रखना है फिक्स रख करके इनका रेशियो देखना है. इनके मास को फिक्स करना रहेगा नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं है तो आपको फिक्स करना होगा कि अगर इतना मास में इतने ग्राम में इतना ग्राम है तो एक में कितना होगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा. एक का मास, थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स करके ही आप इनके रेशियो को आपस में देख सकते हैं. जब आपने इनका मास फिक्स ही नहीं किया तो आप इनका आपस में रेशियो कैसे देखेंगे? टेल मी, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनका आपस सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो देखने के लिए आपको थर्ड एलिमेंट का मास तो फिक्स करना ही पड़ेगा, तभी तो आप इनका रेशियो देख सकते हैं कि भाई व्हाट इज द रेशियो, किस रेशियो में ये हाइड्रोजन से कंबाइन किया था इस कंपाउंड में, और किस रेशियो में ये हाइड्रोजन से कंबाइन किया था इस कंपाउंड में. तो अगर हम ये दोनों का रेशियो देखना चाहें तो ये मास तो फिक्स होना चाहिए, तभी तो इनका आपस का रेशियो देख सकते हैं किस रेशियो में हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है. तो द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट एंड द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. तो ये फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से जब ये कंबाइन कर रहे हैं, सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं, तो इनका रेशियो है 32:16. और जब ये आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में, अब कोई थर्ड एलिमेंट से नहीं, खुद ही एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं.